हेलो एंड वेलकम। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग 2018 के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू 1 से 10 तक देखेंगे और उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। पहला हमारा जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज़ मोस्ट सिमिलर इन द साइज ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसके हिसाब से कौन कौन से और प्लैनेट हैं जो कि अर्थ की तरह ही दिखते हैं। तो उसका पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Venus is closest to the Earth in terms of size. Sometimes it is referred as the twin of the Earth. So मतलब जो अर्थ के ट्विन के लिए कहा जाता है वो वीनस कहा जाता है और अर्थ और इसको हम अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। यूरेनस नेपच्यून और आइस जायंट। आप ये समझिए कि ये जो नेपच्यून और यूरेनस है इसको हम आइस जायंट बोलते हैं। इट इज मच लार्जर इन साइज होता है और मरकरी जैसा कि आपको पता है सोलर सिस्टम में सबसे छोटा है। अर्थ इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फॉलोड क्लोजली बाई वीनस फॉलोड बाय मार्स एंड देन मरकरी। आप भी समझ लीजिए अगर सीक्वेंशियली देखा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसके कितने सेम हो सकते हैं तो अर्थ का वीनस से बहुत ज़्यादा मिलता है और उसी के सीरीज में आपका मार्स एंड देन मरकरी है। तो हमारा आंसर वीनस हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक सेटिंग आर द हाईएस्ट माउंटेन चेंज एंड थिकेस्ट क्रस्ट फाउंड। आपको देखिए थिकेस्ट क्रस्ट चाहिए। आप ये समझिए कि ये जो माउंटेन है आपको पता है जितना ऊपर होता है उतना ही समुद्र के नीचे होता है। तो अगर हमको थिकेस्ट क्रस्ट चाहिए तो कहाँ पे वो होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये आपका कॉन्टिनेंट में होना चाहिए। तो हमारे ये कॉन्टिनेंट हो गया। अब यहाँ पे हमको आर्क में देखना है कि कोलिजन में देखना है ये हमें देखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देख लिए। थिकेस्ट क्रस्ट मतलब हमारा क्या है यहाँ पे थिकेस्ट क्रस्ट का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब आपका दो कॉन्टिनेंट आपको कोलाइड करते हैं तो माउंटेन बनता है। अब इस माउंटेन के मास को कंपनसेट करने के लिए आपको उतना ही मास नीचे होना चाहिए। आपने आइसोस्टेसी का जो रूल पढ़ा है उसके हिसाब से। तो जब ये इतना हो जाएगा तो ऊपर भी ज़्यादा हो गया नीचे भी ज़्यादा हो गया तो आपका जो क्रस्ट की थिकनेस होगी वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? कॉन्टिनेंटल कोलिजन में। अब हम आइलैंड अर्क और कॉन्टिनेंटल अर्क जो एक ही तरह का टाइप ऑफ वॉल्केनिक अर्क है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड अर्क हो चाहे कॉन्टिनेंटल अर्क हो यहाँ पे क्रिस्टल थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन का। और ट्रांसकरेंट में आपको पता ही वहाँ पे ना कुछ क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए कॉन्टिनेंटल कोलिजन जो कि सी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑक्साइड इन द अर्थ क्रस्ट इज। क्या होना चाहिए? एक्सप्लेनेशन देखिए। आपको पता है कि हमारे जो मिनरल होते हैं मिनरल के हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम Fe ये होता है, ये सीरीज होता है। हमने याद करना है। हमारे पिछले वीडियो में हमने इसको याद करने का तरीका भी बताया था। यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया है और इसी से हमारा आपका क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। तो सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारा Al2O3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा Al2O3 ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए है और उसका याद करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वो पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे पूछा गया डेंटिशन, दांतों के बारे में बताया गया, टीथ के बारे में बताया गया। कितने तरह के होते हैं? ट्राइगोनिया की बात करें, ट्राइगोनिया हमारा बाइवॉल्विया होते हैं जो कि ऑर्डर ट्रिगोनिडा में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के डेंटिशन है, मतलब जो दांतों की बनावट होती है, शेप होता है, उसकी बात कर रहे हैं। सीजोडोंट है, टेक्सोडोंट है, पैकीडोंट है और आइसोडोंट है। यहाँ पे आप सबके अलग अलग मतलब है, देख लेते हैं। सीजोडोंट डेंटिस्ट वेयर टीथ आर वेरी लार्ज, ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टीथ बहुत लार्ज होते हैं और ये कैसे होते हैं? हैविंग नंबर ऑफ पैरेलल ग्रूव्स होते हैं, रिजेस होते हैं एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द टूथ के एक्सिस होते हैं उसके राइट एंगल में होते हैं। फाउंड इन ये कहाँ पाए जाते हैं? बाइवॉल्विया ऑर्डर ट्राइगोनिडिया में, लाइक ट्राइगोनिया। तो हमारा जो आंसर होगा ये तो ट्राइगोनिया का सीजोडोंट हो गया। अब टेक्सोडोंट, पैकीडोंट और आइसोडोंट भी क्या होता है वो भी समझ लिए। टेक्सोडोंट इज अप्लाइड टू अ प्रिमिटिव, ये बहुत ही बेसिक होता है, टाइप ऑफ हिंज डेंटेशन प्रेजेंट इन सर्टेन बाइवॉल्वियाज इन विच टीथ एंड सॉकेट और स्मॉल। इसमें टीथ और सॉकेट बहुत स्मॉल होते हैं। न्यूमरस एंड अरेंज इन अ रो ऑन ईच साइड ऑफ द सेल। ये ईच साइड ऑफ द सेल में आराम से ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से होता है। फिर आपका पैकीडोंट की बात करते हैं तो इसमें अप्लाइड टू अ टाइप ऑफ हिंज डेंटेशन फाउंड इन अ सर्टेन सीमेंटेड, यहाँ सीमेंटेड बाइवॉल्विया में होता है। इन विच द टीथ आर हैवी वेरी लार्ज एंड जनरली फ्यू इन नंबर। जब फ्यू इन नंबर्स होता है तो ये पैकीडोंट में आता है। फिर आइसोडोंट, जैसे आपको नाम पता है, आइसो मतलब सेम, डोंट हो गया हैविंग टीथ ऑफ इक्वल लेंथ की बात होती है। बट यहाँ पे जो आपका सीजोडोंट है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे कोई भी पैलेंटोलॉजी बुक ले लीजिए तो उसमें साफ साफ दिखा हुआ है सीजोडोंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिगोनिया बाइवॉल्विया का।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज आइसोलेटेड SiO4 4- टेट्राहेड्रलिन। आइसोलेटेड की बात कर रहा है। आपको पता है कि आइसोलेटेड क्या होता है, नेसोसिलिकेट में ही आइसोलेटेड होता है। नेसोसिलिकेट आप देख लीजिए, इसको आइलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इफ द कॉर्नर ऑक्सीजन और नॉट शेयर, जो कॉर्नर ऑक्सीजन होता है वो शेयर नहीं होता है विद अदर SiO4, तो इसको आइसोलेटेड कहा जाता है और ये नेसोसिलिकेट में होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसमें नेसोसिलिकेट वाला कौन सा मिनरल है, तो वही आपका आंसर होगा। Okay, thus this group is often referred to as the island silicate group. The basic structure unit is then SiO4 4-। सोरोसिलिकेट डबल आयनिक सिलिकेट होता है, आपको पता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ओलिविन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ओलिविन होता है वो आपको आइसोलेटेड होता है और नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर्स में आपका होता है, तो आंसर हमारा ओलिविन डी होगा। इसके बाद कुछ थ्योरीज दी है मैंने यहाँ पे कि साइलोसिलिकेट क्या होता है, आइनोसिलिकेट क्या होता है, आइनोसिलिकेट डबल चेन से सिंगल चेन क्या होते हैं, फाइलोसिलिकेट क्या होता है, ये सब आप अगर दाना की बुक में पढ़ते हैं या रटले की बुक लेते हैं तो उसमें बहुत आराम से डिटेल दिया, उतना तो आपको याद करना पड़ेगा। आपको अगर MCQ सॉल्व करना है उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, न्यूमेरिकल नहीं है कि फॉर्मूला याद करके हो जाएगा। MCQ के लिए थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन एक्सटेंशनल सेटिंग। यहाँ पे एक्सटेंशनल सेटिंग की बात करें। एक्सटेंशनल सेटिंग क्या होती है समझ लीजिए, जब आप क्या करते हैं यहाँ पे समझिए कि ये आप एक्सटेंशन निकालते खींचते हैं, जहाँ पर टेंशनल स्ट्रेस और एक्सटेंशन स्ट्रेस, जब आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो आप एक्सटेंशन लगाते हैं, जब आप किसी चीज़ को दबाते हैं इस तरीके से तो आप कंप्रेशन करते हैं, और आपको शेयर पता ही है जब आप स्लाइड कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मतलब है। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है आपको पता है, नॉर्मल फॉल्ट में हॉस्ट एंड ग्रेबन आपका स्ट्रक्चर होता है एंड रिफ्ट। यहाँ पे समझ लीजिए नॉर्मल फॉल्ट, हॉस्ट एंड रिफ्ट ऑल आर एसोसिएटेड विद एक्सटेंशनल सेटिंग। अगर आप डेविस की बुक पढ़ते हैं या MP बिलिंग पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ आपको दिया हुआ रहेगा, MP बिलिंग्स की बुक्स में एकदम साफ साफ दिए कि नॉर्मल फॉल्ट हो चाहे हॉस्ट हो चाहे रिफ्ट, ऑल आर एसोसिएटेड विद एक्सटेंशनल सेटिंग। इसमें होता क्या है, नॉर्मल फॉल्ट समटाइम डिस्क्राइब एज एक्सटेंशनल फॉल्ट। ये भी याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंशनल फॉल्ट क्या होता है। हॉस्ट, अब हॉस्ट एंड ग्रेबन आप पढ़ ही चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है हॉस्ट एंड ग्रेबन। हॉस्ट इज अ रिलेटिव अपलिफ्टेड, जो अपलिफ्ट पार्ट हो जाता है उसको हॉस्ट और रेंज भी बोलते हैं। ब्लॉक बॉन्डेड बाय टू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट समझ लिए एक दूसरे। नॉर्मल फॉल्ट दैट डिप्स अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे डिप अवे फ्रॉम ईच अदर, अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑन बोथ द साइड। जस्ट अ डिफिनेशन है, आप किसी भी बुक से ले सकते हैं। और थ्रस्ट फॉल्ट आर एसोसिएटेड विद कंप्रेशनल फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल्ट अगर हम दबा रहे हैं तो ये कंप्रेस करता है, तो थ्रस्ट फॉल्ट इज रिलेटेड टू कंप्रेशनल फॉल्ट सेटिंग। हमारा आंसर तो यहाँ पे आपका हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन एक्सटेंशनल सेटिंग। नॉट फाउंड की बात थी तो हमारा थ्रस्ट फॉल्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा टेक्सचर से रिलेटेड है। अब आप इसको देखेंगे, इसको बहुत ही डायरेक्टली आंसर है इसका कि द टेक्सचरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सॉल्व लैमेली ऑफ एल्बाइट इन के फेल्डस्पार इज नोन एज। सबको पता है ये परथाइट होता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं कि यह आपका परथाइट आएगा यहाँ पे। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि मिर्मिकाइड क्या होता है, ग्राफिक टेक्सचर क्या होता है, ये सब बहुत ही आसान से हैं। आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, आप रटले अगर की बुक पढ़ते हैं तो रटले में टेक्सचर के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आप बगैर याद के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका अल्बाइट और अल्बाइट के फेल्डस्पार है, फिर उसको अगर चेंज हो जाता है तो उसको एंटी परथाइट भी बोलते हैं। अगर हमारा फेल्डस्पार की पोजीशन हम जब चेंज कर देते हैं, वो थ्योरी बेस में लिखा हुआ है, आप आराम से जाके वो रटले की बुक पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं छोड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिजिलिटी की बात कर रहे हैं। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टेंडेंसी होता है टू ब्रेक और टू पार्टिंग। तो पार्टिंग का क्या मतलब है समझ लिए, फिजिलिटी इज द एबिलिटी और टेंडेंसिटी ऑफ द रॉक टू स्प्लिट अलोंग अ फ्लैट प्लेन्स ऑफ वीकनेस। जिस तरह आपको पता है माइका होता है, माइका जब ब्रेक करता है तो वो क्लीवेज हो जाता है। जब हम रॉक की बात करते हैं तो रॉक पे भी ये टेंडेंसी उठती है कि वो एक लेयर बाय लेयर निकलने की कोशिश करता है। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा शेल में होता है फिजिलिटी, तो ये इसका आंसर तो सी ही होगा। और थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, दिस प्लेन्स ऑफ वीकनेस आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन इन सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए फिजिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक प्रोसेस। जो फिजिलिटी या तो सेडिमेंटेशन से हो सकता है या मेटामॉर्फिक प्रोसेस से हो सकता है। अब देखिए
कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शेल हैव फिजिलिटी दैट इज कॉज्ड बाय द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द क्ले मिनरल विद देयर 001 प्लेन ओरिएंटेड पैरेलल टू द बेडिंग। जब पैरेलल टू द प्लेन 001 प्लेन क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल में है बट आपसे याद करिए, ये शेल का कैरेक्टरिस्टिक है फिजिलिटी। फिजिलिटी इज यूज्ड बाय सम जियोलॉजिस्ट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक विच सेपरेट मडस्टोन नो फिजिलिटी फ्रॉम शेल फिजिल। यहाँ पे मैंने थोड़ा थ्री दे दिया क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू इससे भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने जितने पॉइंट्स हो सकते थे, जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी दे दिए। तो इसका आंसर क्या होगा, शेल होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा पेट्रोलियम इज नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम। यहाँ पे थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारी बेसिन है ये करेक्टराइज होती है, ये कैटेगरी 1, 2 और 3 basins are divided into 3 category based on maturity of hydrocarbon resources at under। कैटेगरी 1 का मतलब क्या है, बेसिन which have reserve and already produce, मतलब प्रोड्यूसिंग, हम जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 क्या है, बेसिन which have contingent resources pending commercial production, ये भी पेंडिंग है, कमर्शियल प्रोडक्शन में करना है। यहाँ पे कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं कर रही है। पेट्रोलियम इज नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम, 21 बेसिन से हम कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या होती है, बेसिन विच हैव प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज अवेटिंग डिस्कवरी, है तो बट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो आप ये समझिए कृष्णा गोदावरी बेसिन आपकी जो है पलार बेसिन है एंड काम्बे बेसिन, ये सब क्या है, जिसे आपको देखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन, अब आपका कावेरी पलार बेसिन एंड काम्बे बेसिन, ये आपकी जो काम्बे बेसिन ए बी और सी ये कैटेगरी 1 में आती है। इसका मतलब क्या है, कैटेगरी ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग है। तो नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस कौन सा बचा, विंध्यन बेसिन बचा, तो यही आपका आंसर होगा, नो कमर्शियली प्रोड्यूसिंग, इट इज कैटेगरी 3 में आता है। अब मुंबई ऑफशोर, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया आपको, मुंबई ऑफशोर, राजस्थान आसाम शेल्फ एंड आसाम अराकान फोल्ड बोल्ट, दिस इज नॉट बोल्ट दिस इज बेल्ट, फोल्ड बेल्ट, ये आपका कैटेगरी 1 में आता है। तो यहाँ तो आप समझ लीजिए कि ये और ये तीनों का आपका कैटेगरी 1 में है। उसके साथ साथ मुंबई हाई, राजस्थान आसाम शेल्फ एंड आसाम अराकान फोल्ड बेल्ट ऑल आर कम इन कैटेगरी 1। कभी हो सकता है कि इसके ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाए बताने के लिए, बट हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, विंध्यन बेसिन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया कि पेट्रोलियम इज नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस, कमर्शियल प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं हो रहा है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का एमसीक्यू के लास्ट है। ये क्या है, देखिए अमॉन्ग द फॉलोइंग द मिनरल शोइंग एसिकुलर हैबिट इज। तो आप इस देख रहे हैं कि एमसीक्यू जो 2018 में आया, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपका रटले से आया। तो रटले अगर आप याद कर लेते हैं, स्ट्रक्चर हो गया, शेप हो गया, तो उससे आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या एसिकुलर हैबिट की बात कर रहे हैं, तो एसिकुलर हैबिट क्या होता है, एसिकुलर रिफर टू अ क्रिस्टल हैबिट कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर नीडल लाइक फीचर, जहाँ पे आपको सुई की तरह निकला होता है जो आपका, उसको कह रहे हैं क्रिस्टल विद दिस हैबिट टेंड्स टू बी फ्रेगाइल कंप्लीट अनडैमेज एसिकुलर स्पेसिमेन आर अनकॉमन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर भी देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आपका सिलिमिनाइट आंसर होगा। ये आप आराम से रटले की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो इसको आप आंख बंद करके सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ये आपको मैंने थोड़ा सा दिया भी है, ये रटले से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। आप रटले की बुक रट लीजिए, जिससे जैसे इसका नाम है रटले, तो आप भी उसको रट ही लीजिए। तो आप रट लेंगे तो आपका एमसीक्यू नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसको अगर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों से शेयर कीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।